नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। और ये वो भर्तियां हैं जो 23-24 के लिए आरपीएससी ने निकाली है। मैं आपसे राजस्थान जीके के पेपर की भी चर्चा करूंगा और मैं आपसे ये भी चर्चा करूंगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो किस स्टैंडर्ड के हैं जो राजस्थान जीके के अंदर है। अगर आपने कुछ ऑथेंटिक आंसर की के साथ अपने आंसर मिलाए हैं और अपने टोटल मार्किंग की है उसकी चर्चा। फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आप दौड़ में है या नहीं है। आगामी 2 पेपर और हैं आपके, उनके लिए। और अगर दौड़ में है तो अगले 120 दिन में आप क्या करें, इस पे भी चर्चा करूंगा। और कैसे करें, जो जॉब में है और जो जॉब में नहीं है, उन सब की मैं चर्चा करूंगा। शुरुआत करते हैं। जो 7 तारीख को आपका संडे का एग्जाम हुआ राजस्थान जीके का, जो मेरे पास उसका जो एनालिसिस आया है, लगभग मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन प्रत्यक्ष से मैंने 60-70 लोगों से मैं मिला हूं और लगभग 150-200 लोगों के मैंने जो मार्क्स हैं वो एनालिसिस किए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा एनालिसिस परफेक्ट है या मेरा एनालिसिस है वो रामबाण है या वो अंतिम है। देखिए, एनालिसिस आदमी को समय का स्वयं करना चाहिए। पहले तो वैल्यूएशन खुद करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सूचनाएं ज्यादा है तो हो सकता है मैं आपसे कईयों से थोड़ा सा ठीक कर लूं, लेकिन परफेक्ट कुछ नहीं होता इसके अंदर। मैंने अब तक जो कलेक्शन किया है मार्क्स का, सब लोगों से बात की है, जो पुराने आरएस का दे रहे हैं, बार बार राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, या जो जिन्होंने नई तैयारी शुरू की है, वो सब कहाँ है, मैं इसकी चर्चा करता हूँ। देखिए, पेपर का जो स्टैंडर्ड था, जब आप पेपर को उसको पहली बार देखते हैं सरसरी नजर से बिना किसी दबाव के, तो आपको ये लगता है कि पेपर टू मच सिंपल और हरेक को इसको 35-40 स्कोर करना चाहिए। लेकिन जैसे आप इस पेपर को करने बैठते हैं और आपके ऊपर एग्जाम हॉल का प्रेशर आता है, तब आप फिर मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। कुछ सिली मिस्टेक्स हैं और कुछ क्वेश्चन आपसे फिर छूटने लगते हैं, क्योंकि आप तुक्के नहीं मार सकते। तब आप देखते हैं कि ये पेपर सिंपल नहीं है, ये पेपर स्टैंडर्ड का पेपर है, बिल्कुल ही हल्का पेपर नहीं है। तो पेपर वाकई में अच्छा पेपर था। जिन्होंने धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक दिया है उनके मार्क्स भी अच्छे बन रहे हैं, जिनकी तैयारी ठीक थी उनके भी ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता देता हूं कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो किस कैटेगरीज में आ रहे हैं। देखिए, जो वेरी कर रहे हैं, पंद्रह से 20 तक आप ठीक है। अगर आपके मार्क्स 20 से 25 के बीच में है तो आप अच्छे हैं। अगर आपके मार्क्स 25 से 30 के बीच में है तो आप बहुत अच्छे हैं। ये मेरी बनाई हुई कैटेगरीज है। आप कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी वैज्ञानिक कैटेगरी को ऐसा नहीं लेना है, कुछ मनोवैज्ञानिक कैटेगरी ऐसी नहीं है। मैं तो ये मैं बता रहा हूं, अगर आप 30 से 35 के बीच में है तो आप सुपर हैं। और अगर आप 35 क्रॉस करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप राजस्थान के टॉप 50 में, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के, 2000 पोस्ट है, आप टॉप 50 में अगर आप 35 क्रॉस कर रहे हैं, यानी आप सुपर्ब हैं 35 क्रॉस वाले। और 40 है वो बिरले हैं। 40 क्रॉस बिरले हैं, 1 2 3। जैसे जैसे ऑथेंटिक की आती जाएगी आप देखेंगे कुछ के मार्क्स कम हो जाएंगे। तो सच बोल रहे हैं वो शायद ही कोई 40 से कोई 8-10 ऐसे दोस्त होंगे जो इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तो 40 क्रॉस करना, तो मैं ये नहीं कह रहा असंभव नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, कई क्रॉस कर रहे हैं। 1-2 मेरे भी परिचित है, उन्होंने क्रॉस किया है, लेकिन वो है 1-2, या अगर टोटल है उनके कोई 10-20 होंगे। ये वाला है, ये स्टैंडर्ड है। तो इसका तात्पर्य ये निकला कि फिर अच्छा स्कोर क्या है। अच्छा स्कोर है जो 25 के आसपास बैठा है। 25 से आपके 1-2 कम है, 25 से 1-2 आपके ज्यादा है, ये बेटर स्कोर है। तो अगर आप यहां हैं तो आप फुल दौड़ में हैं, इससे ज्यादा हैं तो आप दौड़ में औरों से आगे हैं।
अगर इससे पीछे है तो तब आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट में और तेज दौड़ना होगा। दौड़ छोड़नी तो है ही नहीं अपने को, ये चर्चा तो अभी पहले भी कई बार हुई है। हो सकता है कि एक मेरी जो फेवरेट कहानी है वो आपने पहले ही सुन रखी होगी, या एक बार और सुना दूं आपकी। हो सकता है इस सर्दी में कहानियां सुनने की इच्छा नहीं हो आपको, लेकिन एक कहानी तो आप मजबूर है, वो आपको सुननी ही पड़ेगी। तो आप ऑनलाइन आ गए तो आपको मैं से भागने थोड़ी दूंगा। देखिए, मकान बन रहा है और उस मकान के आसपास खाली जगह है। शाम को एक व्यक्ति वहां डेली आता है, वो एक विद्वान है, जो कि दिन में कोई विद्वता झाड़ता झाड़ता थक जाता होगा, तो वो वहां के डेली बैठता है उस मकान के, जहां नया मकान अंदर उसकी सीढ़ियों पे आके बैठ जाता है। क्योंकि शाम हो चुकी होती है तो मजदूर सारे जा चुके होते हैं, और वहां कॉलोनी के बच्चे उस खाली जगह ऊपर खेलने के लिए आते हैं। और वो बच्चे रेलगाड़ी रेलगाड़ी खेलते हैं। रेलगाड़ी में होता क्या, एक बच्चा आगे आगे चलता है, वो डिब्बा है, उसके पीछे एक बच्चा एक की शर्ट पकड़ता है पीछे वाले की, फिर उसका पीछे वाला उसकी शर्ट पकड़ता है, और शर्ट पकड़ते पकड़ते और वो एक पूरा रेल बनता है। लास्ट में जो लगता है वो गार्ड का डिब्बा है। फिर वो गोल गोल घूमते हैं वो बच्चे, और हर बार वो स्थान चेंज करते हैं। हर एक चक्कर 2 चक्कर के बाद, जैसे रेलवे का एक राउंड पूरा हो गया, अपने स्टेशन पे पहुंच गए, अब चेंज करते हैं। तो आगे वाला बच्चा है वो पीछे चला जाता है, और पीछे वाला आगे आके और इंजन बन जाता है। वो कई दिनों से खेल देख रहा है जिसमें एक बच्चा हमेशा ही एक स्थान के ऊपर है, और वो हमेशा ही गार्ड का डिब्बा बनता है। बाकी बच्चे डिब्बे इंजन चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा पीछे वाला गार्ड का डिब्बा बनता है। तो उसको बड़ा घोर आश्चर्य होता है। वो उसको बुलाता है कि यार तू इस गेम में हमेशा ही पीछे क्यों रहता है, हमेशा तो गार्ड का डिब्बा क्यों बनता है। वो कहते हैं देखिए, मेरे माता पिता हैं वो इस मकान में मजदूरी करते हैं, और उनके पास इतनी मुद्रा नहीं है कि वो मुझे एक शर्ट खरीद के दे सके। क्योंकि ये खेल खेला जा रहा है, इसमें सबको एक दूसरे का शर्ट पकड़ना होता है। तो चूंकि मेरे पास शर्ट है नहीं, इसलिए न तो मैं इंजन बन पाता हूँ, न मैं डिब्बा बन पाता हूँ। मैं क्या रहता पीछे ही पीछे हूँ, इसलिए मुझे हर बार गार्ड का डिब्बा बनना पड़ता है। वो बोला अरे तो बड़ी दुख की बात है, तो हमेशा ही पीछे रहता है। वो बोला बिल्कुल पीछे नहीं रहता हूँ। जब ये ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो मैं भी उसके साथ ही पहुंचता हूँ। तो मैं इस दौड़ में कहीं भी पीछे नहीं हूं। मंजिल पे जहां ये इंजन पहुंचता है, जहां डिब्बे पहुंचते हैं, वहां गार्ड का डिब्बा भी मंजिल पे पहुंचता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे हो जिन्हें राजस्थान जीके कम पड़ा होगा, या कुछ और तात्कालिक परिस्थितियां आ गई होगी, उन वजह से आपके नंबर 2, 3, 4 औरों से कम रह गए होंगे। क्या फर्क पड़ता है, 5 कम रह गए होंगे। लेकिन अभी भी 174 नंबर का खेल बकाया है। टोटल गेम का अभी सिर्फ 20% हुआ है, 80% आपके हाथ में है, और आप मंजिल पे पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे। इसी विश्वास के साथ आप शुरू कर दें। चाहे नंबर आपके 18 है, चाहे 20 है, चाहे 22 है, चाहे 25 है। और 25 है तो अच्छे हैं, कम है तो मैं करूं और ज्यादा अच्छे, ताकि आप और ज्यादा मेहनत करो और अपने सब्जेक्ट के ऊपर और ज्यादा कमांड करें। आपके पास 120 दिन है, और अपना आप सर्वस्व, अपने जिंदगी का जितना आपने अब तक मेहनत की है, वो सारे प्रयास इन अगले 120 दिनों में कर दो। और कोशिश करें कि आपकी खुद की वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परिस्थितियां जो औचक आती है, न वो मेरे हाथ में होती है, न आपके हाथ में होती है, वो तो होती है बस से बाहर। बाकी वो परिस्थितियां जो आप पैदा करते हैं वो पैदा मत करना। ऐसी विपरीत परिस्थितियां, खुद की मानसिक स्थितियां, जैसे कि मैं रेल के खेल को ही छोड़ देता हूं, ये खेल छोड़ना नहीं है। आप जरूर मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे। बस जरूरत यह है कि बाकी के बचे हुए जो 120 दिन है ना, उनमें आप ऐसी तैयारी करें, अपने आप को इतना समर्पित कर दें कि जो पीछे वाला जहां थोड़ी बहुत कमी रही है, थोड़ी बहुत ही कमी है, राजस्थान जी के इतना बड़ा कमी नहीं रख रहा, उस कमी की आप पूर्ति कर दें। अब मैंने ये कहा कि इसमें बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रहे, क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो ये बता रहा है कि अधिकांश जो बैठे हैं स्टूडेंट्स, वो 25 से और 30 के बीच में बैठे हैं, और जो थोड़ा सा कम ले रहा है वो 22-23 ले रहा है, ज्यादा ले रहा है वो 27-28 ले रहा है। तो 4-5 नंबर का गैप आ रहा है। अगर पेपर टफ होता ना, तो हो सकता है जिसकी कम तैयारी थी वो 10 पे बैठा होता, और अच्छी तैयारी वाला 35-40 पे बैठा होता, तो 20-20 नंबर का गैप आता। अब गैप है वो 5 नंबर का ही है, और पाटना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5-7 नंबर आप कहीं भी पाट सकते हैं। यानी आपको औरों से 8-10 क्वेश्चन अगर आपने ज्यादा सही कर दिए, 300 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अगर आप औरों से आगे निकल गए सब्जेक्ट में, तो आप फिर दौड़ में है, और औरों से आगे भी हो सकते हैं आप। तो अभी भी 174 नंबर
बकाया हैं। अभी सिर्फ 100 क्वेश्चन हुए हैं और अभी भी 300 क्वेश्चन बकाया है। और इन 300 क्वेश्चन में अगर आप किसी से 5 नंबर पीछे हैं, कोई 20 पे है, कोई 25 पे बैठा है, कोई 25 वाला है, कोई 28 पे बैठा है, तो 5-7 मैं कह रहा हूं ना, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो सुपर के हैं 30 से 35 के बीच, तो कम है ऐसे। तो अगर आप 300 में 100 के पीछे 10 है, तो 300 में इस 10 का गैप आसानी से पाट लोगे। औरों से 300 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन औरों से आगे निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर कोई आप इनमें से 100 में से आप में 10 आगे निकल गए हैं, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, खुद को दौड़ में बनाए रखें, अच्छी दौड़ में बनाए रखें। तो राजस्थान जीके के नंबर आप चाहे 20 हैं, चाहे आपके 25 हैं, चाहे 22 हैं, चाहे 18 हैं, आप दौड़ में हैं। तो ये तो हुआ राजस्थान जीके की चर्चा। मैं बता दूं, आम नंबर है 25 के आसपास। ये वो क्राइटेरिया है जिसको अधिकांश है वो छू रहे हैं, ज्यादा छू रहे हैं। एक एवरेज जो है ना, वो ये 25 की है। 25 से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। 25 से कम है आप अच्छे, 30 क्रॉस है तो आप सुपर है, और 35 से ज्यादा है तो फिर आप राजस्थान के टॉपर्स में गिनती आपकी होने लगती है। तो ये तो मैंने राजस्थान जीके का मेरा एनालिसिस है। हो सकता है कुछ मेरे और दोस्त और किसी प्रकार से इसको करें, आप खुद अपने हिसाब से भी देख लें, लेकिन एनालिसिस कोई सा भी हो, आपको हार नहीं माननी है। अब आ गया आगामी 120 दिन में हम क्या करें। तो देखिए, मैं आपसे जिस सब्जेक्ट का उसी की चर्चा करूंगा। मैं राजनीति विज्ञान ही पढ़ता रहता हूं और थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूं। 120 दिन एक पर्याप्त समय है। आप टारगेट लीजिए। और मैंने आज 5-6 दोस्तों से चर्चा की जो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तैयारी शुरू कर दी है कल से ही, राजस्थान की जीके की बुक्स समेटी और उनको कोने में लगा दिया है, और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हमने उठा ली है, तो तैयारी शुरू हो गई है। अगर नहीं की है तो अब शुरू कर दो, आज रात से ही डिसाइड कर लो कि कल सुबह जल्दी उठ के, जब भी आप उठते हो, आपको पढ़ना क्या है और क्या करना है नेक्स्ट 120 डेज के अंदर। 120 दिन में क्या करना है। 120 दिन में बड़ा 120 दिन है आपका। इसमें आपको कम से कम सिलेबस करना है 3 बार, और 3 बार सिलेबस करते हुए, और आप जब तीसरी बार करो इस सिलेबस को, तो आप एक काम और करना कि लास्ट वाले 2 दिन के लिए खुद का मैटर तैयार कर लेना। क्यों, कुछ ऐसी बुक्स होती है, कुछ ऐसी टर्म्स होती है, कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं, आपकी टर्मिनोलॉजी है, और कुछ ऐसे परिभाषाएं हैं, और कुछ ऐसे विशिष्ट वाक्य हैं जो आप बार बार बोलते हैं और वो बड़े जरूरी हैं। उनको अलग से कोई आप ऐसा कोई 25-30 पेज का, 40-50 पेज का एक मैटर तैयार करो साथ साथ ही। कोई किसी की थ्योरी है, कोई किसी का कहा हुआ शब्द है, कोई विशेष बुक है या और कोई है, तो ऐसे करके आप खुद का एक कम से कम नहीं तो 50 से 55 पेज का एक खुद का मैटर तैयार करो। वो तीसरी बार पढ़ो ना, तब इसको तैयार कर लेना, ताकि ये लास्ट का दिन होगा या लास्ट के 2 दिन होंगे, तब ये 50 पेज आपके बड़े काम आएंगे। तो इसका मतलब है आप उसको कितनी बार कर लोगे, पूरा सिलेबस आपका 4 बार हो जाएगा। एक लास्ट के 1-2 दिन में हो जाएगा, बाकी उससे पहले 3 बार हो जाएगा। जब आप तैयारी करो, थोड़ी बहुत चीजों को लिखना शुरू करो। अभी भी है तो थोड़ा थोड़ा लिखे, थोड़ा सा याद करो, कोशिश ये करो। एक और काम करो, आप देखो, लिखने के साथ साथ देखो, पढ़ो, थोड़ा थोड़ा उसको लिखो। एक और करो, उसका मनन करना भी सीखो। मैंने कितनी बार आपसे चर्चा की है कि इंटेलिजेंसी वो मनन से पैदा होती है, कि आप अपने मस्तिष्क में उन विचारों को कितने समय तक है वो रिपीट करते रहते हैं। हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, मोबाइल पे काम शुरू कर देते हैं, या सो रहे हैं तो हमारे विचार कहीं और ही जा रहे हैं। देखिए, उन विचारों को पकड़ना सीखिए, और उन जो आपने दिन में पढ़ा है उसको सोते वक्त रिवाइज करना सीखिए। दिन में आप जब भी आराम करते हैं तो दिन में अब तक जो पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। आप देखेंगे आपको नींद भी आ जाएगी सोचते सोचते, और आप सब चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे। आप कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया से आप जितना दूर रह पाते हैं इन 4 महीनों में त्याग दीजिए आप इसको। बहुत कोई रेडिकल कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, कोई आमूल परिवर्तन नहीं आएगा, आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं होगी अगर आपने सोशल मीडिया को छोड़ भी दिया तो। ठीक है, एक आधा कोई टेलीग्राम चैनल है जहां से कुछ सूचनाएं आती है, वो जरूर ज्वाइन रखिए, बाकी सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए आप।
मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, जितना सोच सकता है सोचिए, और कम से कम 24 घंटे तो पढ़िए 24 में से। इसका तात्पर्य ये है कि नींद में भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में वही चीजें चलनी चाहिए जो आपने पढ़ी है। कोई टारगेट नहीं होता 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। मुद्दा ये है कि आपका समर्पण कितना है। कोई अपन ये कह दे कि ये तो बड़ी बनावटी सी बातें हैं, यूटोपियन बातें हैं, काल्पनिक बातें, नहीं, बहुत सारे ऐसा ही करते हैं जो तैयारी करते हैं, वो अपने ध्येय को कभी भूलते नहीं है। फिर कहेंगे आप इतने सियाणे होंगे तो फिर अपने काम कैसे चलेगा, जीवन तो बोर हो जाएगा। तो 4 महीने में आप कौन सा बाबा जी बनने जा रहे हो? 4 महीने बाद फिर उस दुनिया में लौट आना। कोई 4 महीने की लाइफ तो है नहीं आपकी। तो देखिए ये 4 महीने ना, ये आपके जीवन के निर्माण के हैं, और निर्माण हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका। तो आप इस 4 महीने में इन चीजों को 3 बार बड़ा दोहराइए, 1 बार खुद के नोट्स दोहराइए, लिख लिख के याद कीजिए। जितनी कुछ बड़ी चीजें उनको लिखिए, मनन कीजिए और दोहराइए। दोहराव ही ज्ञान है, जितना ज्यादा दोहराओगे उतना ही होगा। आप एक बार तरतीब से पूरा सिलेबस निकाल लीजिए। एक है, अब मैं दिन नहीं बांटूंगा, दिन आप अपने हिसाब से एक बार बांट लो। चाहे शुरुआत में आप कितने दिन लगाओ, हो सकता है कि शुरुआत में पहली बार आपको पूरे सिलेबस को निकालने में 50 दिन लग जाए, दूसरी बार आपको इसको 40 और तीसरी बार 30, इस हिसाब से बांट लो, चाहे 120 दिन आ गए। लेकिन एक बार पूरा सिलेबस निकालिए आप, ताकि एक बार जब पूरा सिलेबस निकल जाएगा ना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक बार मेरा सिलेबस हो गया। और ये कॉन्फिडेंस है ना, आपको और तेजी से दोबारा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर एक बार पूरा सिलेबस नहीं निकला और कुछ सिलेबस 2 बार निकल गया और कुछ बार एक बार ही निकला कोई यूनिट, तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि एक बार 10 की 10 यूनिट आप एक बार निकाल लो, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। यूनिट निकालते आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी यूनिट्स है वो कमजोर है। तो आप उसके बाद अगले 40 दिन में उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लो जो कमजोर है, और जो अच्छी है उनके ऊपर थोड़ा कम ध्यान दे लो। तीसरी बार में जो कमजोर है उनके ऊपर ध्यान दे लो, अच्छी उनको थोड़ा छोड़ भी दो चाहे। तो ये ऐसे करके आप 50, 40 और 30 दिन की एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक पूरी व्यू रचना तैयार कीजिए आप, और इस व्यू रचना के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस का उसी हिसाब से वितरण कर लीजिए, यूनिट्स को उसी हिसाब से बांट लीजिए, बुक्स को बांट लीजिए, नोट्स को बांट लीजिए। अब आया कि इस दौरान हम क्या क्या सामग्री पढ़े। अब आ गया सामग्री का मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा बस यही है कि हम कौन सी सामग्री पढ़े। देखिए अब चूंकि आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको सामग्री बताता हूं तो आप मेरे बराबर के ही। आपको क्या बताया, देखो आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी, और आके आपने खूब पढ़ रखी है, वो दोबारा पढ़ोगे ज्यादा टाइम है नहीं लगेगा। फिर भी है ना, हर एक सब्जेक्ट की एक दो बुक्स तो पढ़ो। आप ऐसे अधिकांश यही कहते हैं कि क्या नोट्स पर्याप्त रहते हैं क्या? देखिए नोट्स पर्याप्त नहीं रहते, ये तब पर्याप्त रहते हैं जब आप उसमें खुद का कुछ ऐड कर लेते हैं। कुछ बुक्स आपने जो और पढ़ी है वो ऐड कर लेते हैं, आपकी समझ जब विकसित हो जाती है ना, तो नोट्स होते हैं पर्याप्त। लेकिन अकेले नोट्स तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि आपकी समझ विकसित नहीं है, क्योंकि तो फैक्ट्स हैं, निरे फैक्ट्स हैं, वो क्या काम के आपके? कोई काम के नहीं है। आप 1000 बार पढ़ लो, चाहे वो आपके काम की नहीं आएंगे कोई, आप एग्जाम टाइम में उनको भूल जाओगे। वो तभी याद रहेंगे जब आप उनकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी करोगे। तो कम से कम एक बार आप बुक्स को पढ़िए अच्छी तरह से, दोबारा उसको सरसरी नजर से जल्दी से निकाल दीजिए। तो ऐसी 4-5 तो बुक्स निकालनी है अपने को, और आपने वो पहले ही कई बार निकाल रखी है, तो आपको जोर नहीं आएगा। अधिकांश ने उसका अंडरलाइन कर रखा है या उसके नोट्स बना रखे हैं, तो ये कर रखा आपने। कोशिश तो ये की गई अपने नोट्स में अधिकांश बुक्स हैं, फिर भी देखिए हर चीज नोट्स में नहीं आती। हर चीज नोट्स में आएगी तो नोट्स है ना, वो कोई 10,000 पेज के हो जाएंगे, तो ऐसा फिर वो नोट्स ही किस काम के। तो नोट्स वैसे ही लंबे चौड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा बुक्स तो आप पढ़े। आप क्या पढ़े, फिर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप कम से कम एक थिंकर्स की बुक्स तो पढ़िए। थिंकर्स में आप एक तो जरूर पढ़िए, ओपी गाभा। इसका एनसाइक्लोपीडिया आपके पास होगा, इसमें इंडियन थिंकर्स भी है और इसमें वेस्टर्न थिंकर्स भी है, ये एक पढ़ लीजिए। अब आपके पास और टाइम है तो ही और पुस्तक के हाथ लगाना, वरना आपके अधिकांश के नोट्स हैं पहले से ही। जो नई तैयारी शुरू करे उनके भले ही नहीं होंगे, बाकी तो सबने पढ़ रखी है, वो भी अब इसी को पढ़ पाएंगे और ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे। जो नई तैयारी शुरू कर रहे हैं वो भी एक ही पढ़ पाएंगे। ओपी गाभा का राजनीतिक चिंतक विश्वकोश आता है, पॉलिटिकल थिंकर्स एनसाइक्लोपीडिया, उसमें सारे विचारक हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है। कोई एक कमला देवी चट्टोपाध्याय एक आधा नहीं है तो नहीं है, बाकी सारे हैं इसके अंदर।
एक अगर आपके पास कोई मैटर कम है तो आप क्या करते हैं, जो अच्छा मैटर है उसको छोड़ देते हैं, कम मैटर की तरफ दौड़ने लगते हैं, और ये कहां है ये कहां है, और आप दसियों दिन उस मैटर को खोजने में और उस मैटर के ऊपर फालतू माथा पौड़ी में खराब कर देते हैं। उस टॉपिक को ही छोड़ दो, जरूरी है कि उस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे कोई दो दो तीन तीन, कोई बाई चांस है क्वेश्चन आता है ऐसे टॉपिक्स में जो आपके पास मैटर ही अवेलेबल नहीं है। अधिकांश का मैटर तो है आपके पास 99.99% मैटर आपके पास है, फिर भी अगर 0.1% मैटर नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप अपना अधिक 10% टाइम उस 0.01 के लिए खर्च करते हैं। ऐसी गलती मत करना। तो इसके अच्छा है कि जो अवेलेबल मैटर है ना उसी के ऊपर और ज्यादा फोकस करो, उसको बार बार करो ताकि उसमें से गलतियां नहीं हो आपसे। तो आप थिंकर्स में तो ओपी गाबा, इंडियन वेस्टर्न एक बार निकाल लें। उसके बाद आ गई थियरी। थियरी में राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा ओपी गाबा, और दूसरी एक पुस्तक आप निकाल लें इसके अंदर, वो है राजीव भार्गव की राजनीतिक सिद्धांतों की, राजीव भार्गव। उस पुस्तक आपने पहले पढ़ रखी है वो ठीक है, अब ये दो थियरी में ये निकाल लें। अब एंड्रू हेड वगैरह वो नोट्स में भी है, आपने पहले भी पढ़ रखी है, तो ठीक है, थियरी में ये दो निकाल लें। अब आ गई कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में आप कोई सी एक बुक्स कर लो, सुशीला रामास्वामी आती है इंग्लिश में, वो लगभग अपने नोट्स में है, जितनी कोशिश की गई है मुझे समझ में आया जितना वो मैंने डाला है। अब बच गए सीबी गैना और जेसी जोरी। तो इन दोनों में से कोई एक बुक जो आपके पास अवेलेबल है, नई मत खरीद के लाना, वो पढ़ लो, 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ने इनमें से आपको। तो कंपैरेटिव में आप या तो गैना जी को देख लें और या फिर आप जोहरी जी को देख लें। कंपैरेटिव के बाद अब चलते हैं अपन इंटरनेशनल के ऊपर। इंटरनेशनल में आपके पास दो बुक्स है पढ़ने के लिए, एक है एंड्रू हेड की ग्लोबल पॉलिटिक्स जो अधिकांश अपने नोट्स में है, और दूसरी है महेंद्र कुमार, वो भी है। फिर भी आप पढ़ना चाहें तो इन ये दोनों पढ़ लें, एक पढ़ लें आप। एक है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रू हेड की, और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय संबंध महेंद्र कुमार नंदलाल की। अगर आप पास टाइम हो तो इनको देख लें। अब आ गया, जब आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तब आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, या जब आप फॉरेन रिलेशंस पढ़ते हैं या फॉरेन पॉलिसीज पढ़ते हैं, उस दौरान आपके मन में आता है कि करंट का क्या है। देखिए आप पीछे के पेपर उठा के देखेंगे तो करंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आएंगे भी ना, इंटरनेशनल का करंट मैं आपको आपके एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले उपलब्ध करवा दूंगा। कुछ 5-7 पेज, 4-5 पेज बनेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ हुई, नया देश कौन सा शामिल हुआ है, बस ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं। ब्रिक्स में कौन नए देश शामिल हो गया है, आगामी इसकी बैठक कहाँ होने वाली है, इस बार कहाँ हुई, इसकी थीम क्या थी, या विदेशी संबंधों में दौरे वोरे कहाँ हुए हैं, ये है। तो ये पिछले टाइम का मैं साल भर का आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इसमें माथाफोड़ी मत करना, इस पे ध्यान मत देना। अगर आप देखिए आपके पास टाइम है तो आप कीजिए, हो सकता है मैं उपलब्ध कराऊं वो इतना पर्याप्त नहीं हो, लेकिन मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल का करंट। तो इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएं, फालतू में यहाँ वहां से करंट पढ़ के दिमाग खराब करने के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। या तो पीछे का देख लो, एक बार पेपर एनालिसिस कर दो, आपको पता चल जाएगा। आप ऐसा करो, कोई लेक्चर का पेपर उठाओ और उसमें इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ो, और उसमें देखो करंट के क्वेश्चन कितने आए। आप स्कूल लेक्चर का उठा लो आरपीएससी का, और कोई लेक्चर आरपीएससी उठा लो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप निश्चिंत भी हो जाएंगे। तो पहले आप देख लेना करंट के आए कितने, खुद देखो, क्योंकि मैंने देख रखे आते ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से। तो ये तो आ गया करंट का। अब आ गया इंडियन पॉलिटी। देखिए ये थोड़ा सा मामला टिपिकल है इंडियन पॉलिटी का। बेर एक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रोज आप ऐसे करो, 5-7 अनुच्छेद ऐसे आनंद के लिए पढ़ लिया करो, देखे सी अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है क्या मेरे समझ में आते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश देख लिया करो। बेर एक्ट बाईलैंग्वेज ले लो आप। तो वो तो हो गया भारत का संविधान। एक देखिए आप दो बुक्स में से एक बुक्स जरूर करें, ऑथेंटिक बुक्स। एक है डीडी वसु, एक है ब्रज किशोर शर्मा। आप दो में से कोई सी एक बुक ले लो, भारत का संविधान डीडी वसु या भारत का संविधान ब्रज किशोर शर्मा। कोशिश तो ये की है, सुभाष कश्यप ने भी भारत का संविधान लिखा है, अपने नोट्स में भी है।
यहां से भी कुछ मिला उसको लिया है, लेकिन देखो सारा नहीं ले सकते, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है फिर अपना। हालांकि वैसे अपना इंडियन पॉलिटी का मैटर बहुत वाइड हो रखा है, फिर भी आप इन दोनों में से कोई एक पुस्तक पढ़े, चाहे तो डीडी वसु हो चाहे ब्रज किशोर शर्मा हो, ये आपकी इच्छा, कोई सी एक पढ़ ले आप। पहले ना बुक स्टॉल के ऊपर जाके इनकी लैंग्वेज देख ले कि आपको कौन सी ठीक लग रही है, वो एक पढ़ लो आप। मैं तो प्रेफर करूंगा डीडी वसु पढ़ लो, नहीं पढ़ी जा रही है तो ब्रज किशोर शर्मा पढ़ लो, इसे थोड़ी सिंपल आई। बस इनके साथ दिक्कत यही है कि ये ना उसके इंग्लिश टर्म्स नहीं देते साथ में, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, इसलिए डायरेक्ट साथ रख लेना आप इनको जब पढ़ो तो। दोनों में से कोई सी एक पढ़नी है, एक बार पढ़ लो, कोई बड़ी बड़ी चीजें लगे तो उनके नोट्स बना के छोड़ दो इनको साइड में, एक बार ही पढ़नी है इनको। अब आ गया कि इंडियन पॉलिटिक्स का जो बाकी का पार्ट है, बिहेवियरल पार्ट है, देखिए उसके लिए माथाफोड़ी की जरूरत नहीं है, जितना मैटर है उतना पर्याप्त है आपके पास जो नोट्स के अंदर है। इसके लिए कोई एक ऐसी स्पेशल बुक नहीं आती जो सारी चीजों को कवर करती है। आप बहुत ज्यादा करोगे तो आपका टाइम भले ही खराब होगा, क्योंकि ये जो मैटर आपके पास है, जैसे कमेंटेटर का कर ले, कमेंटेटर में कितना मैटर करोगे आप? रजनी कोठारी ने खुद ने कोई 10-15 बुक्स लिख रखी है, क्या वो सारी पढ़ लोगे क्या आप? तो जितना कहना उतना ही कर लो, ज्यादा करोगे तो कम वाला है वो भी गलत हो जाएगा, तो जो कम कर लो लेकिन उसको अच्छा कर लो। देखो फिर रूल बना लो, कम भले ही करो लेकिन अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि वो फिर जब एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो कम करो लेकिन अच्छा कर लो। ये तो बुक्स है 1 2 3 4 5 और 6 बुक्स है, 4 महीने। एक बुक्स में आपको लगभग किसी के 4 चैप्टर, किसी के 5 चैप्टर, किसी 8-10 चैप्टर होंगे, ये थोड़े थोड़े चैप्टर्स हैं। तो आपकी भले ही लिस्ट हो सकता है लंबी चौड़ी लगे, लेकिन दिन भी आपके पास 120 है। अब 120 दिन मत गिनो इनको, आप इनके घंटे गिनो कि घंटे कितने हैं, और जिनको टॉप करना है वो तो मिनटे गिना करो। देखो हालांकि मिनटे गिनना थोड़ा टफ होता है, लेकिन घंटे तो गिन लो। जो जो घंटे के अनुसार तैयारी करेंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट होंगे। जो देखो दिनों वाले के साथ दिक्कत आ जाएगी, मैं पहले ही बता दूं, इसलिए घंटे गिनना शुरू कर दो और आज से ही कर दो कि कितने घंटे हैं 120 दिनों में और मुझे क्या करना है। रात को सोते वक्त अगले दिन की प्लान बना के सोया करो, और उठते ही पूरे दिन की प्लान बना लिया करो, और रात को एनालिसिस और कर लिया करो कि मैंने पूरे दिन की जो प्लान बनाई थी सुबह वो इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, या नहीं हुई तो उसमें गड़बड़ कहाँ है, उसमें कमियां किसकी है और क्यों हुई। वो नकारात्मक सोच नहीं लाई मस्तिष्क के अंदर, सिलेक्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है। देखिए मैं आपको फिर बताऊं, कंपटीशन नहीं है, तैयारी कोई करना ही नहीं चाहता। 50% लोग तो माहौल बनाते हैं तैयारी के नाम के ऊपर, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे उपकार कर रहे हैं। गुरु जी मैं इतो पढ़ियो, तो की खातिर पढ़ियो, तो इतो पढ़ियो जन तेरे खातिर तो पढ़ियो। जो ये कह देता ना मैं इतो पढ़ियो, इसका मतलब उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, वो तो पढ़ाई के ऊपर उपकार कर रहा है। तो माहौल ज्यादा है, तैयारी करने वाले सीरियस कैंडिडेट्स कम है। अब देखो पिछली बार बहुत सारी अफवाहें आपने पेपर का जो भी देखा आपने हालात, इस बार ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सरकार सख्त हो रखी है। तो ये मानिए कि जो पेपर आउट वाला वो भी नहीं हो रहा। तो एक तो पहला कारण ये है, पेपर अच्छा आया, दूसरा कारण 2, तीसरा कारण पोस्ट पिछली बार की बार बजाय डबल है, कारण 3, और चौथा आपको पर्याप्त समय मिल रहा है 4। तो आप जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं सारे बनेंगे, कोई पार्शलिटी नहीं होगी इस बार, मुझे पूरी उम्मीद है। ये पिछली बार छोटी मोटी होगी, वो चलती रहती है, हर पेपर में हो जाती है। आरपीएससी के अंदर ही जब कुछ गड़बड़ होगी तो आप उस कर भी नहीं सकते, संस्थान के अंदर की गड़बड़ का आप क्या कर लो। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप बिना संस्थान की कमियों के ऊपर ध्यान दिए कि आरपीएससी क्या कर रही है, बाहर क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा, सबको टोटल चीजें फेयर है। तो अब आपको सिर्फ ध्यान किसके ऊपर देना है, अपनी तैयारी के ऊपर देना है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार तैयारी करने वालों के लिए मौके पिछली बार की बजाय ज्यादा है। बिल्कुल नहीं घबराएं आप, पूरे कॉन्फिडेंस में रहें कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, तो आप 100% सिलेक्शन लेके जाएंगे। अब जिस मुद्दे के ऊपर मैं अगली चर्चा करूंगा, ये तो होगी बुक्स, और आप अगले 120 दिन में क्या करने वाले हैं, 50, 40 और 30 दिन की जो स्ट्रेटेजी है, खुद 50 पेज, 60, 100 पेज खुद तैयार करने वाले हैं, वो सारी चर्चाएं हो गई। अब जो अगली चर्चाएं मैं करूंगा वो करूंगा कि जो जॉब में है वो क्या करें, क्योंकि अधिकांश साथी वो हैं जो पहले से ही कहाँ है, वो जॉब में है, या तो स्कूल लेक्चरर है, या वो ग्रेड 2 में है, या वो ग्रेड 3 में है, या कोई और कोई नौकरी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं।
वो क्या करें, उनकी चर्चा करते हैं कि वो क्या करें। देखिए, छुट्टी लिए बगैर और कोई चारा है ही नहीं आपके पास, और छुट्टी वही लेगा जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा। जिस भाई ने ये जोड़ लिया कि मैंने छुट्टी ली 1 महीने की, मुझे नुकसान हुआ 15 पीएल का और 15 सीएल का, वो तो छुट्टी लेना भी मत और वो तैयारी भी मत करना। आप खुद मानिए कि अगर दिन में आप 2-3 घंटे भी डिस्टर्ब होते हैं तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब होता है, जबकि आपको अगले 120 दिन में 1 घंटा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप कोशिश करें कि आप छुट्टी लें। तो मैं उन दोस्तों से चर्चा कर रहा हूं जो ऑलरेडी कहां है, जॉब में है। तो जो जॉब में है वो जनवरी में छुट्टी नहीं लेंगे, विशेष करके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो जनवरी में कोई छुट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि जनवरी में नेक्स्ट वीक तो आपके 2 दिन का तो आ रहा है, शिक्षक दिवस वाली छुट्टी आ रही है, 1 दिन अयोध्या वाली छुट्टी आ रही है, 1 दिन संडे आ रहा है, 1-2 छुट्टियां गुरु नानक जयंती है वो कौन सी वो आ रही है। तो ऐसे करके 7-8 दिन की तो वैसे लगातार छुट्टियां आ रही है, फिर 26 जनवरी आ जाएगी। तो ये जो महीना है ये तो आप जाए अपने अपने संस्थानों में। अब जैसे ही आती है फरवरी, 1 फरवरी, तब से आप क्या ले लें, कलाम एकेडमी आपकी क्या सहायता कर सकती है, कलाम एकेडमी से जुड़ के मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, इस मुद्दे के ऊपर आते हैं। आपने खूब साथ दिया, मैं आप खूब दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि अगले 4 महीने तक भी अपना जुड़ाव निरंतर रहे। पिछले 2-2.5 महीने तो मैंने इसलिए आपसे जुड़ाव नहीं रखा क्योंकि आप पेपर 3rd पे लगे हुए थे। अब मैं आपसे जुड़ाव रखूंगा, आपको फिर जोड़ूंगा राजनीति विज्ञान के साथ। और हमने ये निश्चय किया है कि अब टेस्ट सीरीज शुरू होगी, और टेस्ट सीरीज ये है 3.0। 1.0 और 2.0 पहले हो चुके हैं, 25-30 एक पेपर आपके पहले लिए जा चुके हैं। अब आपके 18 पेपर और होंगे। अब 18 पेपर होंगे कैसे, मैं वो बता देता हूं। 18 पेपर में जैसे आपका पहले माइनर टेस्ट होगा, 21 तारीख से शुरू होंगे ये। 21 तारीख को पहला टेस्ट है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, इसको हम माइनर कह रहे हैं। अगला टेस्ट है ठीक 7 दिन बाद, दूसरा टेस्ट है 28 जनवरी का, और तीसरा टेस्ट है 4 फरवरी का। ये हमने यूनिट वाइज टेस्ट किए हैं, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट पेपर की, पॉलिटिकल थ्योरी सेकंड पेपर की, फिर कंपैरेटिव, ऐसे करके, और हमने माइनर टेस्ट, फिर जैसे 3 माइनर टेस्ट हो गए आपके, फिर उसके बाद इन तीनों को मिला के एक टेस्ट होगा, ताकि आप रिवाइज कर ले 1 हफ्ते में। पहले 1 हफ्ते आप ये पढ़े, फिर 1 हफ्ते ये पढ़े, 1 हफ्ते ये पढ़े। इसका तात्पर्य है कि आप एक हफ्ते में वेस्टर्न थिंकर पढ़ लो, 1 में इंडियन पढ़ लो 1 हफ्ते, और 1 हफ्ते में आप पढ़ लो पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट पेपर की। अब ये 3 बार आपने एक बार 1 हफ्ते पढ़ लिया। अब चौथे हफ्ते में आप क्या करो, उन तीनों को पढ़ के आओ एक साथ, तो ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा, तो फिर एक मेजर टेस्ट होगा। ऐसे करके हमने माइनर और मेजर टेस्ट रखे हैं, ताकि आपकी तैयारी को वैज्ञानिक रूप से धार दी जा सके। तो माइनर और मेजर ये टेस्ट हैं आपके, और इन टेस्ट की संख्या ये है कि 10 यूनिट है, तो 10 तो आपके माइनर है। हर 2 या 3 के बाद एक मेजर होगा जो उन सबको मिला के होगा पीछे वालों को, तो ये मेजर टेस्ट है, ये 4 है। उसके बाद हमने 4 फुल टेस्ट रखे, यानी वो फुल सिलेबस के होंगे, वो लास्ट में होंगे। तो ऐसे कुल मिला के और 18 पेपर रखे गए, और कोशिश की गई है कि आपका सिलेबस कितनी बार कवर हम करवा देंगे, 3 बार। अब आ गया, क्या आप हमारे साथ चलो क्या, देखें ये तो उसका खाका है, इसका एक अगला खाका ये वाला है, देख लीजिए। आप कोई फोटो खींचना चाहो फोटो खींच लो, वरना थोड़ी देर में हम टेलीग्राम पे इसको डाल देंगे, और आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, अगले 120 दिन का, 18 सप्ताह का आपको पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। और इस प्रकार का प्रोग्राम है। लास्ट में जो फाइनल टेस्ट है वो एक है 28 अप्रैल को, एक है 5 मई को, यानी 11 दिन पहले हम आपको बिल्कुल फ्री कर देंगे, 3 बार सिलेबस करवा के। और ये है आएगा कहां, तो इस आप जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल या कलाम एकेडमी शिखर के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, तो आपको वहां ये पूरा मैटर मिल जाएगा। आपको मैटर मींस आपको अगले 120 दिन की प्लानिंग मिल जाएगी विद बुक्स। उसमें आपको क्या क्या करना है, उसमें हमने बुक्स लगाई है, जो कलाम एकेडमी ने और मैंने मिलकर जो नोट्स तैयार किए हैं वो हैं, वो आपके पास अधिकांश अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास ओल्ड पेपर्स हैं,
ओल्ड पेपर्स आपको जरूर निकालने। कौन से ओल्ड पेपर्स? जो आरपीसी ने लिए हैं, या जे&के में हुए हैं, उत्तराखंड में हुए हैं, या फिर हरियाणा में हुए हैं, पंजाब में हुए हैं। ये सारे के सारे कलाम एकेडमी का जो ऐप है, अगर आपने इसका ऐप ले रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके ऊपर सारे ओल्ड पेपर, सारे पीएससी के अवेलेबल है, यहां तक कि ओल्ड नेट पेपर्स भी अवेलेबल है। तो आप 2019 से लेके 2023 के नेट के ओल्ड पेपर्स जरूर निकाल के जाएं। आरपीएससी के स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर के ओल्ड पेपर्स जरूर निकाल के जाएं। और उसके बाद जितने भी पीएससी के उपलब्ध हैं आपको, वो जरूर ओल्ड पेपर्स जरूर निकालें। आप नोट्स देख लें, बुक्स देख लें। ये जो टेस्ट सीरीज आएगी ये इन तीनों को समेटेगी, ओल्ड पेपर्स को समेटेगी, नोट्स को समेटेगी और बुक्स को समेटेगी। जैसे आपके अगर पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर है तो पॉलिटिकल थ्योरी में 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। हर एक संडे को पेपर होगा तो 150 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन आपके ओल्ड पेपर्स में से आएंगे, जो 2 या 3 पेपर होंगे उनमें से। उसके बाद आपके नोट्स में से आएंगे कम से कम 80-90 के आसपास। बाकी 30-40 क्वेश्चन वो बुक्स में से आएंगे। जैसे 2 बुक्स लगा दी तो उनमें से 10-10, 20-20 क्वेश्चन उठा लेंगे। तो ऐसे करके, और आपका टोटल हर एक संडे का 150 क्वेश्चन का 1 यूनिट का पेपर होगा, वो माइनर होगा। फिर 3 यूनिट मिला के एक मेजर पेपर होगा, या 2 यूनिट मिला के एक मेजर पेपर होगा। टोटल 4 मेजर पेपर होंगे आपके। और फिर लास्ट में 4 पेपर ऐसे होंगे जो फुल के होंगे। तो नोट्स, बुक्स, ओल्ड पेपर सब कवर हो जाएंगे इसके तहत। आप इसको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। और अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए सारा, शेड्यूल चाहिए आपको, मॉड्यूल का सॉरी, अगर आपको शेड्यूल चाहिए कि अगले 120 दिन का शेड्यूल क्या है, तो मैंने बड़ा बड़ा तो बता ही दिया। बाकी थोड़ी देर में मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से इसको आप देख लें। तो मैंने नहीं सोचा था इतना टाइम लग जाएगा। मैं माफी चाहूंगा, आपका कीमती समय में से मैंने बहुत सारा समय ले लिया। मुझे जितना अल्प ज्ञान था वो मैंने आपको बताया। अब आप खुद स्वयं निर्णय करें, क्योंकि आप खुद उसी पद पे जा रहे हैं जिसमें मैं बैठा हूं। बस फर्क ये है कि मैं थोड़ा सा पहले आ गया इस पद पे, आप 6 महीने बाद आने वाले हैं। बाकी आपकी और मेरी इंटेलिजेंसी में, या सोचने समझने की क्षमता में, या चिंतन मनन में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है आप में से अधिकांश ऐसे हों जो विभिन्न मामलों में मेरे से आगे हों। तो आप खुद का एनालिसिस खुद करें, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपकी क्षमताएं क्या है। ये तो आप खुद अपने बारे में ज्यादा जानते हैं, मैं आप सबके बारे में थोड़ी जानता हूं। आपका विशिष्ट मनोविज्ञान है, विशिष्ट तैयारी के तरीका है, आपका विशिष्ट ज्ञान है। तो आप अपने हिसाब से ज्यादा कोशिश करें, खुद के निर्णय आप स्वयं करना सीखें। मैं तो आपको बड़ा बड़ा गाइड कर सकता हूं, 1%, 99% निर्णय आपको करने। तो आप, बस मैं इतना जरूर कहूंगा, एक निर्णय आप मेरे कहने से कर लें। आज ही आप सारा कुछ कागज के ऊपर पूरी प्लान बना के फिर ही सोएं, चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे। आज का दिन अत्यंत कीमती और महत्वपूर्ण दिन है, और आज के दिन आपकी सफलता का नींव रखने का दिन है। अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, देखिए मेरे भी परिवार है, बाल बच्चे वाले हैं, और ज्यादा समय लिया तो या तो वो चले जाएंगे, और आप तो वैसे जाने की सोच ही रहे हैं। तो ठीक है, अपन मिलते रहेंगे। जब भी मुझे ये लगा कि आपसे बात करने की आवश्यकता है तो मैं आपसे बात करने आऊंगा। तो थोड़ा सा मेरी झिझक ये रहती है कि क्या तो बात करें, दिल्ली क्या ऑनलाइन आना और क्या आपसे बातें करना। आप इतने खुद समझदार हैं, फिर भी अगर जहां जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं हर समय आपके लिए तैयार हूं। एक मैं छोटी सी ये माफी मांगूंगा कि पिछले 2-3 दिन में मेरे पास लगभग 150 है। मुद्दा टाइम का है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। 5-6 घंटे सोता हूँ, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें मैनेज नहीं होती। तो अगर मैं किसी का फोन पिक नहीं कर पाया हूँ तो उसके लिए मैं हार्टली सॉरी चाहता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको अपने आप रिकॉल कर लूंगा। तो आपका जो मेरे प्रति स्नेह है ना, वही प्रेरित करता है आपको फोन करने के लिए। जब मैं उठा नहीं पाता तो आप मुझसे नाराज हो जाते हैं कि पता नहीं है कि इसका ईगो है वो ज्यादा हो गया, फलाना दी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा आप दोस्तों की वजह से मेरा दायरा व्यापक हो गया, तो मैं सबको है ना पर्याप्त समय नहीं दे पाता। कई बार तो मेरे परिवार की भी यही शिकायत है, तो छोटी छोटी शिकायतें आपसे भी आना शुरू हो गई है। तो इसके लिए मैं आपसे करबद्ध माफी चाहता हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे बात और कर लूंगा, आपको मैं फोन वापस कर लूंगा जिनके मेरे पास फोन आए। हार्टली थैंक्स कि आपने कम से कम मुझे आधा पौन घंटा दिया है। उम्मीद है कि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है, जो भाईचारा है, बंधुत्व है, लगाव है, वो ऐसा ही बना रहेगा। मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ, हर एक परिस्थिति में तैयार हूँ। जिसको भी जैसी भी जरूरत हो आप मुझे कॉल करें
या जैसा भी आप संपर्क करके कोशिश कर ले, मैं आपकी हर तरीके से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। किसी के पास नोट्स नहीं है, किसी की कोई भी दिक्कत है, आप मुझे बताएं। व्यक्तिगत समस्या है उनका लगा वो समाधान तो आप कर ही लेते, इतने बड़े हो गए, फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ तो आप मुझे बताएं। कलाम एकेडमी और मैं हमेशा आपके लिए तैयार है, 24 घंटे तैयार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट। प्लान बना के सोना है, ध्यान रखना अगले 120 दिन में करना क्या है।